We are live, Anila. Good evening. Good evening, everyone, and namaskar. I'm Anila Rampuria from Music Veranda. Or Music Veranda, I'm welcoming everyone to this virtual platform. Music Veranda जो बना है बहुत सारे सुंदर और खुशी के पलों को जोड़कर, और जब इतने सारे सुंदर पलों को जोड़कर कुछ बना हो तो वो बहुत खुशनुमा और खूबसूरत तो होगा ही. तो ऐसा है Music Veranda. It is a simple and humble initiative of connecting people and causes through the beautiful chord of music. And today we are decoding the power of word pal, moment, present. And to help us do it, we have Dr. Bharat Rawat, who is world-renowned cardiologist and a TEDx speaker who talks on happiness and healthy living. Or he is actually Dr. Bharat Rawat. He is, humbleness, simplicity, or happiness personified. So, hello, Dr. Bharat Rawat, to this forum. Hello, Anila. Hello, everybody. ओके सो आज हम आपसे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. सो उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधु मुकेश जी से, जो कि आपके इंदौर से ही हैं, और बहुत सुंदर एक गाना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट मधु मुकेश जी, एक जो मोमेंट ऑफ नाउ पल है उसके ऊपर एक गाना है. सो सो दैट वी गेट इनटू दैट फॉर्म, everyone to enjoy this song. Thank you Anila ji and good evening Dr. Saheb. हेलो. अभी तक आपने सुना होगा मैं पल दो पल का शायर हूँ. चूंकि आज पल का ही अपन सब बात करेंगे तो मैं हर एक पल का शायर आज आपको उसका दूसरा वर्जन सुनाऊंगा. नहीं मधु मुकेश जी, मैं चाहूंगी आप वो वाला गाना गाएं, दूसरा वाला जो हमने डिसाइड किया था. अपना आगे भी. हाँ आगे भी. So I'm sorry to interrupt, but are we sure कि we are live on Facebook? Because Yes, I don't see this on Facebook right now. We are live on Facebook, on Music Veranda Facebook. मैंने नहीं देखा है. Music Veranda का भी पेज पे नहीं दिख रहा है. अच्छा, एक सेकंड, let me check. Okay, let me just. Yeah, it's there. Okay. Yeah, thank you. So we are live on Music Veranda Facebook page, और सभी Facebook page viewers को हमारी शुभकामनाएं and welcome. Over to मधु मुकेश जी. Yeah. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. आगे भी जाने न तू. अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है. ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है. ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है. जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू. आगे भी जाने न तू, पीछे भी
जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी में धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। Thank you. Wow, phenomenal, beautiful. And I think, Dr. Rawat, we are much more into that whole spirit of now, I think. तो before बहुत सारे questions है, सवाल है आपसे मेरे, लेकिन उसके पहले मैं रेनू से request करूंगी कि आज सब viewers को आपके बारे में कुछ बताएं. Over to you, Renu. Thank you, Renu. Good evening. Hello, Dr. Sahab. Hello. I'm Renu from Delhi, and I'm honored to read your profile, Dr. Bharat's profile. Dr. Bharat Rawat, जो कि इंदौर में जन्मे और पढ़े हुए हैं और इंदौर में बड़े हुए हैं. 1994 में MY हॉस्पिटल इंदौर से उन्होंने MD की, देन कार्डियोलॉजी में DM करके दिल्ली एस्कॉर्ट्स हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में काम किया. देन डॉक्टर त्रेहान ने डॉक्टर रावत और उनकी वाइफ श्रीमती अंजलि रावत को नेपाल में पहला कार्डिक हॉस्पिटल बनाने के लिए नेपाल भेजा. 1998 में डॉक्टर रावत नेपाल गए. देन डॉक्टर रावत ने नेपाल में कई हॉस्पिटल्स में हार्ट डिपार्टमेंट तैयार किए और वहाँ के राजा और प्रधानमंत्री समेत अनेक लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया. डॉक्टर रावत ने दुनिया भर में हार्ट से संबंधित अपने शोध प्रस्तुत किए हैं. आपने अमेरिका, स्पेन, दुबई, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, माय गॉड, साउथ कोरिया, इंग्लैंड समेत अनेक देशों में दिल के रोगों सहित बहुत सारे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है. इट्स वेरी ग्रेट टू रीड दिस प्रोफाइल. डॉक्टर रावत 2012 में ही वेंट टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की फेलोशिप उन्हें मिली और डॉक्टर रावत ने 400 से भी अधिक हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे. उन्होंने कई देशों में स्वस्थ और हेल्दी हार्ट के ऊपर शो किए, टॉक शो दिए हैं और पिछले वर्ष उन्होंने बैलेंस शीट ऑफ लाइफ पर टेड टॉक भी दिया है. और उनकी एक बुक भी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट, जो कि इंग्लिश और नेपाली में भी है एंड अभी वो हिंदी में भी अवेलेबल है. 18 इयर्स डॉक्टर साहब बाहर रहे हैं. डॉक्टर साहब बाहर रहने के बाद अब वो अपने देश और अपने नेटिव प्लेस इंदौर में लौट आए हैं, जहाँ पे वो मैदानता हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं. और डॉक्टर रावत का मानना है कि खुश और साफ मन रखने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है. और मैं डॉक्टर रावत को अभिनंदन करती हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ. उनको कई बार हमने सुना है
और उनकी बातें और उनकी टिप्स जो हमने फॉलो की है, उससे हम बहुत हमारी लाइफ चेंज हुई है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओवर टू यू अनिला। Yeah, thank you so much, Renu. और बहुत अच्छा लगा प्रोफाइल पढ़ के, and I'm feeling so honored कि डॉक्टर रावत is with us। और जैसा कि रिपब्लिक डे पे डॉक्टर रावत ने थोड़ा सा बोला था, पावर ऑफ नाउ पे जो उन्होंने बताया था, उसके बाद इतने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, यू नो, सो दैट वाज माय होल रीजन ऑफ कनेक्टिंग टू डॉक्टर रावत। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया एंड ही इज वेरी प्री ऑक्यूपाइड, लेकिन आए आज। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या होती है। हम प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं। और एक और एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये भी है कि डॉक्टर्स बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, लेकिन आप उनमें से मतलब वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं। सो हाउ डिड यू लाइक गेट इनटू दैट अल्टरनेटिव मोड आल्सो? तो सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और गुड इवनिंग। देखिए, देखो ये इसके भी आवाज शुरू हो गई, घड़ी बज गई है समय। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा हम कौन सी स्थिति में रहते हैं हमेशा, तो उसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है कि ये जो हमारे दिमाग में जो आवाज चल रही होती है, जो वॉइस आप अपने दिमाग में लगातार नॉन स्टॉप जो सुन रहे हैं, ये हमको स्वीकार करना है कि हम एक्चुअल में वो है नहीं। So we should not identify ourselves with the voice that is constantly speaking in our heads. तो जब मैं कहता हूं कि मैं सोच रहा हूं, तो I cannot be the bundle of thoughts, क्योंकि मैं सोच रहा हूं तो मैं विचार तो नहीं हो सकता हूं, पर हम अपने आप को विचारों के द्वारा ही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो आप ये सोचें कि दुनिया में एक्चुअल में देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा कंडीशन तरीके से रह रहे होते हैं, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस चीज को समझें कि हम कहीं हिप्नोटाइज होके तो नहीं रह रहे हैं। और इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जो भी चीजें हमने बाहर की दुनिया से सीखी है, वो संभव है कि वो सारी की सारी चीजें सही नहीं हो सकता है कि उनमें से कई चीजें हम गलत सीख गए। डॉक्टर साहब म्यूट हो गया, या सॉरी। सो अब क्या करना है हमको कि जैसे आपने पूछा कि आप इस तरह से यहाँ पर किस तरह से आपने जर्नी शुरू करी, तो जर्नी इस तरह से शुरू हुई कि आप ये सोचो कि मैंने ऐसा देखा कि मोर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम थॉट अटैक्स देन हार्ट अटैक्स। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि ज्यादा लोगों को हृदयघात से ज्यादा विचाराघात हो रहा है, और मुझे इस चीज समझ में आई कि इस बात पे चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हम एक मध्य मार्ग में रहने की प्रयास करें, ना इस तरफ ना उस तरफ। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप अपने विचारों से और दिमाग से नियंत्रित होते हैं, तो उससे तो मध्य मार्ग बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे दिमाग को और विचारों को ड्रामा पसंद है, कहानियां पसंद है। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही खराब है, उसी में तो मजा है। लेकिन जैसे बुद्धा ने कहा, सत्य अधिकतर मध्य में होता है, बीच में होता है कहीं। अधिकतर चीजें बीच में ही सत्य होती हैं, पर वो बीच वाली चीज में तो हमारे दिमाग को मजा नहीं आता है, वो तो उसको बोरिंग लगती है। लेकिन वही शांति है। पर हकीकत यही है कि शांति आज हमको बोरिंग लगने लगी है। हमको या तो इस जगह चाहिए या तो उस। ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये पार्टी बहुत खराब है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति। ऐसे ही हमको न्यूज़पेपर में खबरें चाहिए, ऐसे ही हमको टीवी पे सीरियल्स चाहिए, ऐसे ही हमको बोलने में भी मजा आता है, मैसेज भी ऐसे ही भेजने में मजा आता है। ठीक है, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कहने में तो बड़ा बोरिंग लगता है, पर अधिकतर सत्य वही होता है और शांति भी वही होती है। तो अब ये है तरीका। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि दिल का डॉक्टर हूं, अगर हम अपने दिल को लगातार अनावश्यक रूप से उत्तेजित करके रखेंगे तो ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां तो बढ़ेंगी। इसलिए ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि हम किस तरह से यहाँ पर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि भूत और वर्तमान में रहना थोड़ा जरूरी है। भूत से सीखें,
और भविष्य के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग करें, लेकिन बात यह है कि जब चाहें तब सोचें और जब ना चाहें तब ना सोचें। तो ये जो ब्रेन भगवान ने हमें दिया था, माइंड हमको भगवान ने दिया था, वो एक सॉफ्टवेयर था, एक यंत्र था कि यार जब तुम्हें जरूरत पड़े तब इसको यूज कर लेना। तो मैं मालिक था और ये मेरा दिमाग मेरा सर्वेंट था। अब कहीं ऐसा ना हो गया हो कि सर्वेंट मालिक बन गया हो और मालिक सर्वेंट बन गया। अब मेरे हाथ में कंट्रोल बटन है कि नहीं कि मैं जब चाहूं तब अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दूं। तो वो कंट्रोल बटन अगर खो गया है तो कहीं गड़बड़ हो गई है। ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए कि मैं जब चाहूंगा तब सोचूंगा, मैं जब चाहूंगा तब नहीं सोचूंगा। तो ये कौन दौड़ाता है हमको, ये प्रश्न है। कही अनिला जी। बहुत सुंदर, मतलब अभी से इतना इंस्पायर हो रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जैसा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं। और शांति तो कहीं छोटी सी जगह, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म तो छोटा सा ही एक कंपोनेंट बन जाता है। हम इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करें? देखिए, आपने जो भी नाम लिए, आपने कहा, क्या कहा, वापस कहें। आई जस्ट ऐसी मैंने इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, हैप्पीनेस और मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली, करियर। अब आपने जितने भी नाम लिए ना अनिला जी, इनमें से किसको महत्व दें या किसको प्रायोरिटाइज करें, उससे पहले आप ये सोचें कि इसमें से परमानेंट चीजें क्या है और नश्वर चीजें क्या है। चलिए पहले इसका हिसाब लगाएं। अब मैं खुद 25 साल से कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूं और फिटनेस पे बातें करता हूं, पर क्या फिटनेस भी परमानेंट है? क्या ये मेरा शरीर भी नश्वर नहीं है? तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और जो नश्वरी हैं? तो ये चीज तो समझने की है और सोचने की है कि हम इन्हें कितना महत्व दें और कितना इनको पकड़ के रखें और कब तक पकड़ के रखें और कितना पकड़ के रखें। तो मेरा ऐसा सोचना है इस वक्त कि अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे पहले तो जिंदगी में यही महत्वपूर्ण है कि आप ये मान जाएं कि बाहर की दुनिया की सभी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ये जानना, ये स्वीकार करना, ये मानना और इस तरह से जीना, यही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि ये मान लें कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं है बाहर की दुनिया में। ये जानना, स्वीकार करना, मानना और उस तरह से जीना, यही महत्वपूर्ण है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब, आप हमेशा बोलते हैं गेट मिनिमलिस्टिक एंड गेट सिंपल, और मुझे पता है कि आप खुद भी बहुत मिनिमलिस्टिक और बहुत सिंपली रहते हैं। आपने हर चीज को फ्रॉम बिग टू स्मॉल से मूव किया है। तो ये बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? तो हमारे पास एक घर है, हमें तो एक और घर चाहिए, दो घर है तो हमें फार्म हाउस चाहिए। So how do we just rationalize this? बाहर की हमारी जो बाई थी, अपनी नाना जी की जो मदर थी, वो कहती थी गाड़ी ऐसे चलाओ कि पेट का पानी नहीं रहे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस दुनिया में ये बाहर के खेल हैं, जितने भी हैं वो सब खेल हैं। बाहर के खेल खेलना भी ठीक है, पर उतना ही खेल खेलें कि आपकी मन की शांति खराब नहीं हो और आप अहिंसक न बन जाओ। नेपाल में हमने बहुत समय बिताया। नेपाल में हिंदुस्तान से काफी लोग कसिनो में आते थे जुआ खेलने। इंडिया के काफी जो टूरिस्ट थे वो आधे पशुपति मंदिर और आधे कसिनो में। तो हमसे पूछते थे कि अब कसिनो जाना है, कुछ बताइए ट्रिक्स। तो हम यही कहते हैं भाई, जितना उतना ही पैसा लगाना कि जिसको हारो जीतो तो तुम्हारा मूड नहीं खराब हो। यही चीज तो जीवन में है। यहाँ पे उतना ही खेलें कि हारो या जीतो, है तो खेल, और ये सोचना ही है कि खेल है ये। और इस खेल को हम इस तरह से खेलेंगे कि हारे या जीते, उससे हम अपना मन नहीं दुखाएंगे। और क्योंकि अगर मन दुखाया, देखो एक बात और समझिए, जैसे ही आप मन दुखाते हो आप हिंसक हो जाते हो। अहिंसा तभी संभव है जब आप खुद आप चोटिल ना हुए हो। तो अहिंसक होने का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हम खुद
अपने को चोट नहीं पहुंचा पाए। मतलब आपने ये अधिकार किसी को, व्यक्तियों को और स्थितियों को नहीं दिया कि कोई आसानी से आपको चोट पहुंचा सके। अब अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो जब आपको खुद को ही चोट नहीं लगी है तो फिर आप किसी और को चोट पहुंचा नहीं सकते। जो आपके अंदर है नहीं वो आपके बाहर निकलेगा नहीं। और अगर कहीं आप चोटिल हो गए हो किसी चीज से तो ये तो बात निश्चित है कि अब आप किसी ना किसी को तो ये बैटन, किसी ना किसी को तो चोट पहुंचाने ही वाले हो। तो अगर आपको अहिंसक रहना है तो आपको चोटिल नहीं होना है। और अगर आप बाहर की दुनिया में इतना खेल खेले कि आपका मन दुख गया उसमें, क्योंकि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी बाहर जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उनको आपने स्वतः ही ले सकते हो और उससे आप अंदर से नहीं हिलते हो, आपकी शांति भंग नहीं होती है, आप चोटिल नहीं हुए तो आप हिंसक नहीं हुए, फिर चलता है। वरना आप या तो प्रकृति को हिंसा करेंगे या तो लोगों की हिंसा करेंगे, किसी ना किसी की आप हिंसा में लग जाएंगे, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। Beautiful, so well answered, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सी बेसिकली हम लोग आजकल अपने हेल्थ से बहुत फियरफुल हैं, तो ये सब चीजें हेल्थ पे कितना इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है? मतलब इज इट फूड, इज इट थॉट, इज इट एंजाइटी, इज इट स्ट्रेस, व्हाट एग्जैक्टली? अनिला जी, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को ये नहीं पता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कितनी एक्सरसाइज करें, धूम्रपान करें या ना करें, गुस्सा करें या ना करें? इस चीज की इंफॉर्मेशन में तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कमी है। तो ये सब जानने के बावजूद भी क्यों हम सब गैर जरूरी चीजें कर जाते हैं, बताइए? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शांति का अभाव है, कहीं ना कहीं हमको रहा नहीं जाता, और जो अशांत मन अंदर से रहता है हमारा, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा संकुचित, थोड़ा सा भयभीत, उस चीज से हम छटपटा जाते हैं, और इसलिए फिर हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो चीज उतनी आवश्यक नहीं है। तो डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। जब आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए रात को सोना आसान है, आपके लिए सुबह उठना आसान है, जब चाहेंगे तब खाएंगे, जो चाहेंगे तो खाएंगे, जब चाहेंगे तब सोएंगे, जब चाहेंगे तब उठेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दुनिया आपके इशारों पे चल रही है, न कि आप दुनिया के इशारों पे चलें। जब तक मैं दुनिया के इशारों पे चलूंगा तब कैसे संभव होगा? फिर तो दुनिया के हिसाब से ही मुझे सब अपने काम करने पड़ेंगे। तो शर्त तो यही है कि दुनिया मेरे हिसाब से चल रही है कि मैं अब दुनिया के हिसाब से चल रहा हूँ, और उसका उत्तर इसी चीज में है कि आप दुनिया से उतना ही लेन देन रखो पहले से ही। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बड़े चौकीदार बन गए, चौकीदारी कहलाता हूं मैं, जिन लोगों ने बहुत इकट्ठा करके रख लिया ना, वो बड़े चौकीदार हो गए। चौकीदारी तो कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़े चौकीदार बन जाते हो। तो जितने बड़े चौकीदार बन जाओगे उतनी तो रात की नींद खराब होगी सही आपकी। फिर आप स्टॉक चेक करिए, फिर आप सोने का भाव चेक करिए, फिर आप जमीन का भाव चेक करिए, फिर आप ये करिए, बड़े चौकीदार बन गए हो आप। काम में तो ले नहीं रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो अपने सारे धन की। तो कहीं ना कहीं आपको मध्य का मार्ग लेना पड़ेगा कि यार मेरे को इस लेवल तक करना है, और उस लेवल के बाद में अब मेरे को अपने हिसाब से भी जीना है। तो वो जो चीज है वो हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज है। आपको 40 की स्पीड में चलाने में अच्छा लगता है, मुझे 60 की, मधु मुकेश साहब को 100 की। अगर ये 20 पे चलाएंगे तो इनके लिए लाइफ बोरिंग हो जाएगी, और मैं 100 पे चलाऊंगा तो मैं ठोक दूंगा। तो इसलिए हर व्यक्ति का एक अपना अपना स्टाइल हो सकता है। तो अगर अंबानी जी को 100 फैक्ट्रियां लगानी है तो वो 100 फैक्ट्रियां लगाएं, बशर्ते उनको रात को सुकून की नींद आती हो और पेट का पानी नहीं हिलता हो, मन का चैन नहीं जाता हो, घाटा हो कि फायदा हो। और आपका अगर दो में ही डगमग हो जाता है तो आप 2 से 1 पे आ जाओ। ये थैंक यू सो मच। और ये वो एक जो बुक आपने रेफर की थी, पावर ऑफ नाउ, सो हाउ डिड यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट? आपने कब पढ़ी वो बुक? हाउ डिड इट कम टू यू? पावर ऑफ नाउ दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है एकार्ट टोल की। ये शायद आपको उल्टी दिखाई दे रही है इस वक्त। तो ये पुस्तक मैं शायद मतलब बहुत बार पढ़ चुका हूँ, और इसके पेजेस में लगातार पढ़ता रहता हूँ, और मेरे लिए ये गीता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये पुस्तक, अगर आप में से किसी को ये चाहिए तो आई विल बी हैप्पी टू सेंड यू द PDF ऑफ दिस बुक। और ये एकार्ट टोल की एक अद्भुत पुस्तक है। एकार्ट टोल खुद एक अद्भुत व्यक्ति रहे हुए हैं, वो जीवित हैं इस वक्त, और आप चाहें तो उनको सुन सकते हैं YouTube पर, और उनके कई सेशंस होते हैं दुनिया भर में।
और वो हिंदुस्तान के भी बड़े प्रेमी हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एकार्ट टोल ने, जब मैंने उनको पहली बार, मेरे को पिताजी ने कहा इस पुस्तक को पढ़ें, तो इस पुस्तक के अंदर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब इन्होंने बताया कि दिमाग का क्या खेल है। और जो मुझे सबसे बड़ी बात इस पुस्तक में समझ में आई वो ये थी कि ये जो हमारा दिमाग है, ये हर चीज को ड्रामेटाइज करने की कोशिश करता है। हमारे जीवन में सिर्फ स्थितियां होती हैं, देखिए स्थितियां, लेकिन उन स्थितियों में हम भावनाओं का मसाला लगाकर पकाना शुरू कर देते हैं और वो परेशानियां बन जाती हैं। तो स्थितियों को परेशानियां बनाने का काम हमारे दिमाग का है। आप कल्पना करिए कि किसी अखबार में आप न्यूज पढ़ते हो कि यार फलाने का एक एक्सीडेंट हो गया, वहां पे इतने लोग मर गए, वहां पे इतने लोग का ऐसे हो गया, तो आपको क्या मन में आता है? एक स्थिति थी, ऐसी स्थिति हुई। और यही चीज मेरे घर में हो जाए तो वो स्थिति है क्या? अब वो स्थिति नहीं है, अब वो परेशानी है। तो ये कैसे हो गई बताइए? तो क्या अंतर हुआ? उसमें मेरी भावनाएं उतनी नहीं थी। चलो किसी के घर में डेथ हो गई, चलो कोई एक्सीडेंट में मर गया, चलो वो एक स्थिति थी। और ये जब मेरे घर में होता है तो वो परेशानी हो जाती है, क्योंकि इसमें अब मेरी भावना आ गई है। ये भावनाओं का जो मसाला डालने का काम है वो हमारे दिमाग का है। भावनाएं जो हैं वो एक ऐसे होना चाहिए कि पहले एक कॉन्क्रीट, मतलब वो भावनाएं जो है ना, वो एक मकान के एक सुंदरता बढ़ाने वाले कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले मकान पत्थरों का, सीमेंट का एक सॉलिड मकान हो, फिर उसके अंदर आप थोड़े से ये टांगने वाली कुछ खूबसूरत चीजें लगा दो तो उससे अच्छा लगेगा। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, पहले आपका सॉलिड मकान होना बहुत जरूरी है, वो बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो हमको सबको ये सोचना चाहिए कि पहले हम खुद सॉलिड बने, और फिर उसमें अगर थोड़ी बहुत भावनाओं से आप काम करेंगे तो शायद आपके काम और अच्छी तरह से प्रेरित रहेंगे। लेकिन भावनाओं में बहकर, भावनाओं में पूरा ओवरवेल्म होकर नहीं। तो इस पुस्तक में इस तरह के बहुत सारी जगहों पे जिक्र दिया है। इन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि नो माइंड गैप हम उसको ढूंढने का प्रयास करें। मतलब कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मैं अभी अगला सेंटेंस बोल रहा हूं, और आपने सोचा कि अब ये क्या बोलने वाला है, तो ये जो अभी आपने जो 3 सेकंड का और 5 सेकंड का, ये आपका नो माइंड गैप था, क्योंकि अब आप पूरे अलर्ट थे इस वक्त। अभी का अभी आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि अभी का अभी आपने देखा कि अरे ये क्या बोलने वाला है। इस वक्त शायद आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया होगा। तो इस तरह के नो माइंड गैप को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप, देखो म्यूजिक पे इतनी सारी बातें करते हैं, आप अपने सारे साथियों से और दर्शकों से पूछिए कि क्या गुनगुनाना कम तो नहीं कर दिया हमने? बाथरूम सिंगिंग होती थी ना पहले, सीटी बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, अभी कितने लोग गुनगुनाते हैं बताइए? अब गुनगुनाएगा वो जो वर्तमान में रह रहा हो, गुनगुनाएगा वो जो, वरना तो हो ये रहा है कि हम है ना बाल बना रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, छोड़ूंगी नहीं कल उसको, मैं उसके ऑफिस के अंदर उसने मेरे को ऐसे कहा, खुद का चेहरा खूबसूरत बना रहे हैं और मन में क्या विचार आ रहे हैं, आज उसको ठीक कर देना है मेरे को। और पहले ऐसा होता था कि हम नहाते हुए, बदन पहुंचते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, श्री कृष्णा शरणम ममा कर रहे हैं, ठंडी के अंदर नहा रहे हैं, कुछ हम गाना गुनगुना रहे हैं। अब गुनगुनाएगा वो तो आप क्या हो गया, अरे साला गुनगुना रहा, आज क्या हो गया इसको? बेचारा कोई गुनगुनाएगा तो आप बोलोगे आज क्या हो गया इसको, गुनगुना कैसे रहा है? तो इतना रिलैक्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम हर क्रिया, जैसे आप सोचो, आप सुबह उठोगे, कल संडे है, आप कल सुबह उठेंगे, उठते से आप क्या करोगे? चलो मुंह धोया, ब्रश किया, क्यों? क्योंकि अब अगले ये करना है, फिर क्या करना है, फिर ये करना है, फिर आपको संडे नहीं हुआ, अगर मंडे या ट्यूसडे हुआ तो आपको ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी ऑफिस आके काम करना है, फिर आपको लंच करना है, फिर जल्दी घर लाना है, फिर जल्दी से, मतलब हर एक एक्टिविटी आप अगली एक्टिविटी पे जाने के लिए कर रहे हो। अपन उस एक्टिविटी में तो रुके ही नहीं जिस एक्टिविटी को कर रहे थे, उसको तो अपन ने एंजॉय नहीं कर पाए। हर एक एक्टिविटी दूसरे पायदान पे जाने के लिए बन रही है। यार ये ऐसा कौन दौड़ा रहा है अपने को, और अपन ने ऐसा क्या पाप कर दिया है? किसने 200-400 करोड़ के लोन चुकाने हैं, किसने 2-4 मर्डर करके भेजा हुआ है, किसका पुलिस का वारंट आया हुआ है, किसके शरीर में सारे कैंसर घुस गया है, किसके बच्चे घर से भाग गए, किसका वीडियो वायरल हो गया है। तो आखिर कौन दौड़ा रहा है यार, और क्यों दौड़ा रहा है? क्यों मैं वो नहीं एंजॉय कर सकता हूं जो कर रहा हूं? एक सेकंड के लिए होल्ड ऑन यार, रुक जाओ यार, मैं अभी ब्रश कर रहा हूं ना, मैं ब्रश को ही एंजॉय करने वाला।
तो एकार्ट टोल कहते हैं कि आप देखो जरा, वो टैप को बंद करा, उधर ही ध्यान दो। अच्छा, ये आपने पेन पकड़ा, इस पेन को पकड़ो, फील करो उसको। वो कहते हैं फील करो सेंसेस से बस। तो कोई भी चीज को आप कंसेप्चुअलाइज मत करो, उसके ऊपर धारणा मत बनाने लग जाओ, ठंडा है कि गर्म है, अच्छा है कि बुरा है, इसका क्या होगा। वो कैलकुलेशन दिमाग वापस कंट्रोल कर रहा है। तो बीच बीच में नो माइंड गैप, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी हम जीवन को बिल्कुल एक्चुअल में एंजॉय कर पाएंगे। तो नो माइंड गैप की प्रैक्टिस हम लोगों की है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको हम बनाएं, ताकि मृत्यु से कुछ समय पहले, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी भगवान ने हमें दिए हैं, तो हम उसको उस अलग तरीके से, शानदार तरीके से भी जी पाए। और उसी में हमारी क्रिएटिविटी है। एकार्ट टोल एक और चीज कहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी, जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि कला से जुड़े हों, वो नो माइंड में नहीं रहेंगे तो कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको नो माइंड में रहना ही पड़ता है। इसीलिए कुछ कलाकार आपको कई बार थोड़े से, क्या कहें, अलग या थोड़े से खिसके हुए, या कुछ लोगों को थोड़ी सी ड्रिंक्स या स्मोकिंग की आदत हो जाती है, कुछ लोग थोड़े से अलग, वो इसीलिए दिख रहे होते हैं आपको अलग, क्योंकि वो दुनिया के सारे दुस्तूर, सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, तभी आपकी क्रिएटिविटी आती है। और मुझे लगता है हम सबको भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि सारी दुनिया के सारे दुस्तूरों को ब्लाइंडली फॉलो न करें, उनको बीच बीच में चैलेंज करें, अपने आप को ऐसे के ऐसे डुबो मत दें, और जो आपको ठीक लगता हो, जिससे आपके मन को शांति मिलती हो, उस तरह के काम हमें ज्यादा करने चाहिए, बजाय कि हम सारी दुनिया के द्वारा लगातार हाके जाए। क्योंकि दुनिया की सारी चीजें पढ़ाई हुई, सिखाई हुई सही नहीं है, उनमें कई सारी चीजें गलत है। Yes, so true. Even I agree on that point. और बिकॉज मैं भी देखती हूँ, और आजकल स्पेशली बच्चे, मतलब और बच्चे भी बहुत एंग्जाइटी, मतलब इट्स बिकम अ वेरी कॉमन वर्ड इवन फॉर यंग चिल्ड्रन, और हम लोग भी बड़े आराम से बोल देते हैं बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत एंग्जाइटी। मतलब आई हैव अ यंग डॉटर, शी इज 19 years, तो काफी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं आंटी एंग्जाइटी अटैक आ गया हमको, पैनिक अटैक आ गया, यू नो। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन एंड पीपल आर एक्चुअली यू नो ओके विद इट। तो आई एम श्योर ये सब फियर ही ट्रिगर करता है। तो हम ये फियर को कैसे, इस फियर को कैसे हम कम कर सकते हैं अपनी लाइफ से? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि फियर का ओरिजिन अपूर्णता से है। प्रश्न यही है कि मैं अपने आप को कितना पूर्ण मानता हूं। आपकी लाइफ में आप कितने अपूर्ण हो खुद के साथ होते हुए भी। अब आपको अपने अलावा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये व्यक्ति भी चाहिए, ये व्यक्ति भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ये भी वस्तु चाहिए, ये भी व्यक्ति चाहिए, बहुत सारी लिस्ट है, तो आप उतने ही अपूर्ण है। और अगर आप ये कह सकते हो कि नहीं जी, मैं अपने साथ अपने में मस्त हूं और मैं अपने आप में काफी कुछ हूं, फिर आपको कोई भय नहीं है। तो पहला तो भय का कारण अपूर्णता है, जो कि बाहर की दुनिया का काम ही है कि वो आपको अपूर्ण रहना सिखाए। बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया पूरी की पूरी एक सेल्स एजेंट है, वो सब बेच रही है आपको चीजें, सब के सब आपको डराना चाहते हैं। अरे आपने अभी भी मारुति में हो, अरे यार अभी तो अपग्रेड करो यार, होंडा सिटी लाओ, होंडा सिटी में हो, नहीं यार BMW कब लाओगे। सारी दुनिया का काम यही है, सारी दुनिया उस एडवर्टाइजमेंट से ही चल रही है। आप देखो सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल्स, सारे टीवी, सब के सब एडवर्टाइजमेंट पे चल रहे हैं। तो सारी दुनिया ही सेल्समैन बनी हुई है और आपको उत्तेजित करने के लिए तैयार है। तो भय का उत्पन्न होना तो बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव जमाने में रहते हो और आपको अपूर्णता का आभास होता है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपको बाहरी चीजों के बिना अपूर्ण महसूस नहीं करना है। आप में खुद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और आपको बाहरी चीजों की उतनी जरूरत नहीं है। मेरे जमीर में बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है, वो बोला ना सिंघम ने, उसने। तो आपकी जमीर में दम तभी हो सकता है जब आप कह दो कि नहीं यार, वो लाइफ में मेरे समय कब आएगा जब मैं ये कह सकूं कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा ये आ रहा है, ये भी आने दो, अच्छा इधर से आ रहा है, इसको भी आने दो, अच्छा ये डिब्बा आ गया, अच्छा इसको भी ले जाऊं, अच्छा ये भी ले जाऊं, अच्छा ये भी ले जाऊं। वो कब आएगा यार? जब आप मना कर सको कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। तो अमीर होने के 2 तरीके हैं, एक कि आपके पास में और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और दूसरा ये कि आपको जरूरत कम हो। तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा है, या आपकी जरूरत कम है, जरूरत कम है वो भी अमीर है।
तो आपको दोनों तरह से अमीरी की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, एक और मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि कई बार ये डर और समस्या हमारी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो मैं आपको एक बात की थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग का एक और काम है, और वो है कि वो कीचड़ में रहना चाहता है। उसको रोने में बड़ा आनंद आता है। हम सबको रोने में, मैं बहुत इस चीज को नजदीकी से देखता हूं, क्या आनंद है जी। देखो जी हमारे साथ ऐसा है, देखो जी ऐसा है, देखो जी मेरा हाथ यहाँ से दुखता है, देखो जी ये हो रहा है, देखो जी ये है, और है ना, रोने में ही मजा है। अच्छा, मजे की बात ये ठीक किसी को नहीं होना है। आप बोलो कि अच्छा जी ऐसा हो रहा है तो कल से आप ऐसे फिजियोथेरापी करो, ये करो, वो करो, ये खाओ, ये सब। रोना है बस, सुधरना नहीं है डॉक्टर साहब। वो रोने में बड़ा आनंद है। रोने का एडिक्शन है, कीचड़ का एडिक्शन है, दुख का एडिक्शन है, दुख का बयान करने का एडिक्शन है। खूब कमियां निकालिए लोगों की, खूब बुराइयां करिए, पड़ोसियों की, मुसलमानों की, दूसरे देशों की, दूसरे धर्मों की, सबकी खूब बुराइयां करिए। क्या आनंद है उसमें। ना हम सुधरेंगे, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है, ना हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें मजा आता है दुखों का बयान करने में, बुराइयां करने में, कीचड़ में रहने में, और कीचड़ की बात करने में। कीचड़ से बाहर निकलने का मूड ही नहीं है हमारा, तो कैसे आप उन लोगों को बाहर निकालोगे। डॉक्टर साहब देखो ना, बहुत दुख रहा, कल तक तो दुख रहा था, कहाँ दुख रहा है यार, अब इतना ही दुख रहा है, कहाँ गया, कहाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। अरे नहीं दुख रहा है तो मत ढूंढो उसको यार, कह दो कि आज नहीं दुख रहा है, कहीं भी कह दो कि आज मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, कह दो कि आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, कह दो खुल के, डरो मत। लेकिन यार ऐसे कैसे कह दें कि कोई परेशानी नहीं है, फिर तो सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पे ही आ जाएगी। तो बंदा कहना ही नहीं चाहता है कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम दिन में 4-5 बार, 8-10 बार खुल के ये कह दें कि यार सब बढ़िया है यार, लाइफ में सब अच्छा है, तो शायद अच्छा ही हो जाए। तो ये भी एक चीज है कि हमारे दिमाग को ना दुखों का एडिक्शन हो जाता है, उस एडिक्शन से भी बचना है। राइट, आई थिंक तो ये इंटरनल चेंजेस बहुत सारे करने हैं हमको, तब ये चीजें हमारी हेल्थ पे, हमारी हैप्पीनेस पे रिफ्लेक्ट होंगी। और मेरे ख्याल से कोविड ने कुछ तो हमको ये सिग्नल्स दिए हैं कि हमको अपना जीने का तरीका सोचना है वापस। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कुछ सिंपल तरीके जिससे हम बीइंग इन नाउ में रह सकते। A few things, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं आपके कुछ वीडियोस में आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक पेज पे, एंड आई कीप सीइंग योर वीडियोस, यू नो, उसमें आप अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वॉक करने चाहते हैं तो वही पैटर्न वॉक नहीं करते हैं, आप अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं। और आपसे मोटिवेट होके मैंने भी ये शुरू किया है, मैं भी अलग अलग जगह मोटिवेट करती हूँ। सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, एंड नाउ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द सिंपल वेज ऑफ बीइंग इन नाउ। तो मेरा आपसे निवेदन है पहला तो कि आप प्रकृति से दोस्ती कर लें। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, जो इस प्रेम की बात करते हैं बहुत सारे लोग, मैं 1 मिनट प्रेम पे बात करता हूं। ये थोड़ी सी गहरी बात हो सकती है, समझने का प्रयास करें। जिस किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, अगर आपके मन में उसको पाने की अभी या बाद में कभी अपना करने की इच्छा भी है, तो वो प्रेम नहीं है, वो बहकना है। प्रेम असली वो है जो आप उस चीज से या वस्तु से करें या उस व्यक्ति से करें जो आपका ना तो है, ना आपको उसको अपने बनाने की इच्छा है, वो असली प्रेम है। प्रेम में अलगाववाद नहीं होता है, प्रेम में एक्सक्लूसिवनेस नहीं होता है कि यार मैं इससे प्यार करती हूं। एक प्रेम से सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाए, वो ठीक प्रेम है। तो अगर हमको ऐसा लगे कि यार आप कहती हो कि मेरे को मम्मी आपसे बहुत प्यार है, तो क्या आपकी मम्मी की मोहब्बत से बाकी की दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगने लगी? अगर उत्तर है हाँ, तो वो आपकी मोहब्बत असली प्रेम है, असली मोहब्बत है। तो एक व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम अगर होता है तो यूनिवर्सल होता है, वो तो एक आपका स्वभाव है, वो दूसरे के स्वभाव पे निर्भर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज जहां पर आपका ईगो सरेंडर होता हो। देखो आप लोग है ना, अपन खुशी की बात करते हैं, तो खुशी क्या है? अधिकतर ईगो का सेटिस्फैक्शन है और कुछ नहीं है। आउटसाइड प्लेजर या खुशी इज ओनली सेटिस्फैक्शन ऑफ योर अहम या ईगो।
मेरे बच्चे ने IIT पास कर ली, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरा घर बड़ा बन गया, मेरे को ना लोगों ने ऐसा तारीफ कर दिया, मेरे को ये पुरस्कार मिल गया, तो ये तो ईगो का, अहम का पूर्ति हो गई, इससे आपको खुशी मिल गई। ये दैट इज ईगो सेटिस्फैक्शन, जो बाहर की सतही खुशी है। और दूसरी तरफ है शांति, और ये जो ब्लिस या शांति है वो वहां मिलती है जहां पे हमारा ईगो सरेंडर हो जाए, पूरा ईगो खत्म हो जाए, विहीन हो जाए, जहां पे हम सरेंडर कर दें। देखो कितना अंतर हो गया। शांति जहां पे ईगो हमारा पूरा का पूरा विहीन हो जाए, और ईगो, और जब खुशी बाहर की जहां पे ईगो बहुत बड़ा हो जाए। एक ईगो को इन्फ्लेट करने की चीज है और एक ईगो को खत्म करने की चीज है। अब आप बताइए किस तरफ जाए। तो जब आप प्रकृति की तरफ देखते हैं तो प्रकृति आपके ईगो को टच नहीं करती है। प्रकृति से आप खुद ही सरेंडर हो जाते हो। उससे क्या कंपटीशन यार, अब प्रकृति से क्या कंपटीशन, सूरज से क्या कंपटीशन करूं, पेड़ों से क्या कंपटीशन करूं, आसमान से क्या कंपटीशन करूं। तो वहां बंदा जो है ना वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। जहां भी जाकर आप अपने आप को सरेंडर कर सकें, मुझे लगता है हमको वहां जाना चाहिए। वो मंदिर हो या किसी एक अच्छा संगत हो, आपके किसी अच्छे साथी या किसी बुजुर्ग के साथ में बैठने से होता हो, या आपकी प्रकृति में जाने से होता हो, या आपको अपने कुत्ते के साथ खेलने से होता हो, या आपको अपने पोते के साथ खेलने से होता हो, या आपको कुछ अपनी हॉबी करने से होता हो, आपको बागवानी करने से होता हो। कोई भी ऐसी चीज जहां पे हमारा ईगो सरेंडर हो जाता हो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली शांति का सुकून महसूस होगा। मुझे लगता है वर्तमान में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में से भय को हटाएं। सिर्फ भय एक ऐसी चीज है जो हमको लगातार पास्ट और फ्यूचर में लेके चला जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और अगर मैं भय मुक्त जीवन जीना चाहता हूं तो फिर मुझे कुछ तो चाहिए ना, दूरी। और कुछ दूरी तभी मिलेगी जब मुझे किसी और चीज से मोहब्बत हो जाए, और ऐसी चीज से मोहब्बत हो जाए जो कि नश्वर ना हो, और वही है प्रकृति। तो जब आप ईश्वर कह लो या प्रकृति कह लो या कोई ऐसी चीज पकड़ लो, आप ऐसी बढ़िया चीज को आप पकड़ लो, एंकर को, कि जो आपसे छूटे ना, जिसको आपको पता है ये कौन लूट के ले जाएगा। अब आसमान कौन लूट के ले जाएगा आपसे बताइए। अब मैंने आसमान की चोरी कर ली उसने, ऐसे क्या होगा? नहीं होगा ऐसा, है ना। आपसे कोई, आपको, आपका जंगल आपको नहीं चुरा सकता कोई आपसे। तो ये ऐसी चीज है, उसे आप मोहब्बत कर लें। तो अगर आपको ऐसी चीजों से मोहब्बत हो जाए, ईश्वर से मोहब्बत हो जाए, कोई ऐसी चीज से मोहब्बत हो जाए आपको, बड़ी चीज से जो कि नश्वर नहीं है, तो फिर आपके मन से डर चला जाएगा। और जब मन से डर चला जाएगा तो फिर हम वर्तमान में रहना शुरू कर देंगे। तो हमको बेसिकली अपने आप को ये समझना है, बार बार याद दिलाना है कि ये खेल है, इस खेल को खेल की तरह से जीऊंगा, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा, और जो मेरी असली चीजें हैं उनको भूलूंगा नहीं। पूरा का पूरा अपने को, दुनिया को न्यौछावर नहीं कर दूंगा। पूरा का पूरा अपने दुनिया को बेच मत दो, अपने आप को सारे के सारे, अपने सारे के सारे चीजें दुनिया के हवाले मत कर दो। कुछ चीजें अपने साथ रखनी है, सारी की सारी दुनिया को देना नहीं है। एक्सट्रीमली गुड, ब्यूटीफुल। और सबको बहुत मजा आ रहा है, फेसबुक पे भी बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, आई थिंक वी कैन हैव सम क्वेश्चंस आल्सो इन केस किसी के कोई क्वेश्चंस है। मैं बस एक बात आखिरी में एक डॉक्टर के नाते कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और फिर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? यस, और दोस्तों मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, और वो है कि अपने शरीर भी अपना नश्वर है, इस चीज को ना भूलें। आपकी बीमारियां भी हो सकती हैं और बीमारियों को भी स्वीकार करना सीखना है। हमारा जो मन है ना वो स्वीकार नहीं करता है चीजें। तो भगवान ना करे अगर आपको बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, कोविड हो गया है, हार्ट डिसीज हो गई है, कैंसर हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो पहला मेरा आपसे निवेदन है कि उसको स्वीकार करना सीखे। ये जो सेरेनिटी की प्रेयर है, 100 साल पुरानी प्रेयर है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं को जिन चीजों को बदलना है मैं बदलूं, और उतनी सहन शक्ति भी दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूं स्वीकार कर लूं, और इतनी बुद्धि दो कि किसे सहन करूं और किसे स्वीकार करूं और किसको बदलूं, इसमें भेद कर सकूं। तो ये सेरेनिटी प्रेयर, हम सबको ये पता होना चाहिए। 150-200 साल का मैं किसी को नहीं देखता हूं दोस्तों। तो मृत्यु तो होने वाली है, ज्यादा डरे नहीं, ज्यादा घबराए नहीं, इधर उधर खूब बेचैन मत हो जाए, नींद मत उड़ाएं। किसी के भी घर के अंदर 150-200 वर्ष का मैं किसी को नहीं देखता, ठीक है? मैं खुद फिटनेस का डॉक्टर हूँ, हार्ट का डॉक्टर हूँ, पर मैं आपको बताऊं कैंसर के डॉक्टर्स को भी कैंसर हो जाता है और हार्ट के डॉक्टर्स को भी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है? तो आप अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो करें,
लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। अपनी अगर कोई रोग हो जाए तो उसको भी सहर्ष भगवान का, ठाकुर जी का प्रसाद समझ। ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगी किसी के कोई क्वेश्चंस हो, बट इन द मीन टाइम आई वुड रिक्वेस्ट आरती इफ शी कैन परफॉर्म वन सॉन्ग, और उसके बाद किसी के कोई क्वेश्चंस है तो डॉक्टर भारत विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। सो ओवर टू आरती। I hope Aarti you are Yes. enjoying the session. Yeah. Thoroughly enjoying, thoroughly inspired, and in that moment of inspiration, on moment, I would like to sing something dedicated to this moment with special gratitude and love for Rawat Sahab. Thank you. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना रहे कल, पल याद आएंगे ये पल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, शाम का चल ओढ़ के लाई, देखो वो रात सुहानी, आ लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी, मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। Live in today. God bless. बहुत अच्छा, लवली। No, Anila, we can't hear you. So sorry. Thank you, Aarti. Yeah, I was on mute, so lost in the whole thought. और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? आशा मसी कुछ आप पूछना चाह रही है शायद? भारत, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज अपने को परेशान करती है, अपने को लगता है कि नहीं अपन इससे हट जाएं, पर कभी कभी ना क्या होता है कि वो थोड़ा लंबा चलती है, तो उस समय कैसा, मतलब क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इमोशनली आप अटैच्ड फील करते हैं। मेरा सिर्फ उसमें ये सोचना है कि दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि कुछ ना कुछ बीच बीच में आप उससे ब्रेक ले, कैसे भी करके, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है, कभी भी अगर मैं परेशान हो रहा हूँ या दुखी हूँ किसी चीज से, एक बात तो बिल्कुल तय है कि मेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा इस वक्त काम कर रहा है, बिल्कुल तय है। मेरा दिमाग किसी चीज को पकड़ के बैठा है, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है, और ये चीज इस वक्त मेरे लिए समझना नामुमकिन है, पर ऐसा हो रहा है। तो जब भी मैं दुखी हूं या चिंतित हूं, पर तो ये बात बिल्कुल तय है कि मैं अभी अपने दिमाग को ओवर यूज कर रहा हूं, तो मुझे थोड़े से मूर्ख बनने की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं मौसी, कि अभी जब भी मैं अस्पताल के अंदर हार्ट अटैक के मरीज का इलाज करता हूँ, इमरजेंसी में हार्ट अटैक के मरीज आते हैं और मुझे उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है,
तो पहले मैं इमरजेंसी में जाता हूँ, सबसे पहले उस अननोन व्यक्ति के एकदम नजदीक जाकर, कान के पास थोड़ा सा नजदीक जाके अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम भारत रावत है, मैं यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर हूँ और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, अभी आपको तकलीफ है मुझे पता है। और ये बोलने के बाद मैं दूसरा सेंटेंस ये कहता हूँ कि और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मेहरबानी करके अगले 2-4 घंटे थोड़े से बुद्धू बन जाना। आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आप मेरी बात को माने, जैसा हो रहा हो जाने दो, जो नर्स क्या कर रही है, कोई कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या हो रहा है, सोचो मत इस वक्त, आप सरेंडर मोड में चले जाओ इस वक्त और थोड़ा सा अपने IQ लेवल को कम कर दो 30-40%, थोड़े बुद्धू हो जाओ, आपके ना दिल को बहुत सुकून मिलेगा और रिकवरी अच्छी हो जाएगी आपकी। मौसी मैं डायरेक्टली ये बात कहने लगा हूँ। अच्छा, मेरे को लगता है कि मैं खुद भी अपने, अभी आपने जो प्रश्न पूछा, मैं अपने अप्लाई यही कर रहा हूँ। अभी अच्छा। अनिला मुझे कुछ कह दें और मुझे पसंद नहीं आई बात, अब आप सोचते रहो यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अरे थोड़ी देर बुद्धू हो जाओ। मतलब ये कि ये इसने मुझे कहाँ टच किया, ये मेरे को, मेरे दिमाग ने उसको कैच ही नहीं किया। हाँ, मेरे को कैच ही नहीं किया, मेरे को लगी नहीं हो, वो लगेगी कब, लगेगी तो तब जबकि वो दिमाग चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए बुद्धू बनने की जरूरत है, और क्योंकि उस वक्त दिमाग जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, छोड़ो उस दिमाग को, थोड़ा उसको ब्रेक, तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक है उसको। हाँ, ये दिमाग काम का नहीं है, उस दिमाग से आइडेंटिफिकेशन छोड़ना है, उस दिमाग का मोह छोड़ देना है, वो दिमाग का साथ छोड़ देना है, ये दिमाग मेरे हित में नहीं है, और अपने दिमाग से अपने को थोड़ा सा संबंध विच्छेद कर देना थोड़ी देर। एक बहुत अच्छा कोट आज मेरे को मिला था, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। अरे वाह 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 वाह, देखिए ना, एवरी मोमेंट इज परफेक्ट, एक्चुअली टू मेक एनी मोमेंट परफेक्ट, द फैक्ट इज एवरी मोमेंट इज परफेक्ट, हम उसको इम्परफेक्ट बनाने के प्रयासों में लगे। बिल्कुल। सिंप्लिसिटी, देखिए अंत में आप आखिरी भी हो, मेरा आखिरी के अंदर जो मंत्र है इस वक्त वो यही है कि एक चीज जो कभी खराब नहीं हो सकती है वो है सिंप्लिसिटी। वाओ, ब्यूटीफुल। तो जो आप जितने बड़ा खेल खेल रहे हो, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, उतनी बड़ी शांत रहने की आपकी कला आपको आनी चाहिए, और जो कम खेल खेल रहा है उसको शांति में रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो तो ऐसे ही मस्त है। तो आप बड़ा खेल खेल रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है, सर्कस ज्यादा करने की जरूरत है। एक मौसी जी बोलती थी, शांता मौसी जी, कि जो सुख चाहो जीव को तो मूर्ख बन के रहो। बस वही है बात, सही है ना। मूर्ख बनने का मतलब यही है कि दिमाग को अतीत से ज्यादा काम में न ले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमको आसानी से शांति में रहना है तो आप बाहर की दुनिया से खेल कम खेलें, और उतना ही खेल खेलें कि फिर आप सर्कस बन के रहोगे और फिर उसमें भी एंजॉय कर रहे हो, फिर ठीक है, फिर करो, मेरे को कुछ बुराई नहीं है उसमें। आप बहुत सारे वो खेलो बाहर की खेल, क्योंकि खेल तो खैर थोड़ा बहुत तो खेलना चाहिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं है। तो किताबें जब मैं पढ़ता हूँ या मेडिटेशन करता हूँ या पापा की बात सुनता हूँ तो वो थ्योरी हो गई, है ना। और जब दुनिया में जाते हैं तो प्रैक्टिकल हो रहा है। अब उस थ्योरी को इस प्रैक्टिकल में तो लगाना है, वो थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है फिर उसको उतने हिसाब से प्रैक्टिकल में लगा लो, और प्रैक्टिकल में बड़े बड़े खेल खेलने हैं दुनिया के साथ, तो थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना तो प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे। तो उतना ही प्रैक्टिकल खेलना है जितना अपन, जितनी की तैयारी अपन ने कर रखी है थ्योरी के अंदर। ये है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड सो वेल आंसर्ड। आश्रम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और ये मेरे दिमाग में भी था लेकिन आपने अगर हमारे जीवन में खुशी के स्रोत में ये 5 चीजें हो जाएं, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। मैं वापस बोलता हूँ, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। आपके जीवन में खुशियों के खिलौनों में ये 5 चीजें हैं, तो अब आपको कोई लूट नहीं सकता है। तो आपने कैसे एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया इनको अपनी लाइफ में? नहीं तो आपको मोहब्बत तो करनी पड़ेगी इन चीजों से। पुस्तक पढ़ना, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। जंगल में जाना, बगीचे में घूमना, आपको अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें आप ढूंढ सकते हो जो ये सब की सब चीजों में करती है। अब बाहर की दुनिया आपको टच नहीं कर सकती, आप मस्ती में रहो। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको इस चीज का अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि अनिला के पास में कितना बड़ा घर है, उसके घर में जकूजी है कि नहीं है, उसके घर में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, फलाना उस BMW में जा रही है कि नहीं जा रही है आजकल, वो छोड़ो, उसको छोड़ो। जैसे आप हो अंदर से,
अगर आपको बिना एक्टिंग करे बाहर वैसे के वैसे ही आप रह सकते ऑथेंटिसिटी हो और बोल सकते हो, अंदर और बाहर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, फिर आप मस्त हो यार। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और so any other questions or Yes, with lot of gratitude and really golden words, Rawat Saab, we are taking every piece of advice. My kind question to you, Rawat Saab, is that when we grow spiritually and in age also, we retrospect. Often we retrospect. I think sensible people all retrospect. Having said that, there's a thin line difference between retrospection and reflection. तो क्या होता है कि जो हमने मिस्टेक्स करी होती हैं पास्ट में, छोटी बड़ी, वो हमें बड़ी याद आती हैं। ये ऐसे कह दिया था उसको, वो बच्चे को उस दिन ऐसे हमने बचपन में ऐसे डांटा था, वो सही नहीं किया था, ये अरे वो मैंने इंटरनेशनल जॉब छोड़ दिया, अरे करियर के लिए खराब हो गया, चॉइस ले ली। तो जो हमारा जो देखिए हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारी गलतियों का आउटकम हमारे प्रेजेंट पे जरूर है और वो रहता है। और वो एज वी एज वो सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, टाइम भी कुछ होता है अपने साथ आप स्पेंड करते हैं, वो थोड़ा सा आपको बॉदर करती है सर। ये आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। देखिए इसके दो एस्पेक्ट है आरती जी। पहला ये कि आपने दूसरे के साथ जो किया, और दूसरा ये कि जो आपने अपने साथ किया, है ना। आपने दो तरह की बातें पूछी कि आपने खुद की अपॉर्चुनिटी कोई खो दी, या तो आपका जॉब था, या आपका कोई स्टॉक में गलत लगा दिया, या कुछ और हो गया जिससे खुद का आपका तकलीफ हुई। तो जहां तक खुद की तकलीफ की बात है, वो तो आप मानो कि ये खेल था, छोड़ो उस खेल को छोड़ो, ट्रस्ट मी, वो भी खेल था, ये भी खेल है। अब उस खेल के अंदर डायरेक्टर ने आपको क्या रोल दे दिया, वो छोड़ो उस बात को, ठीक है। तो दैट इज नॉट रियली समथिंग वेरी बिग। मेरे को नहीं करना है कि मेरे को अमेरिका का वीसा नहीं मिला, मैं हिंदुस्तान में रह गया, अमेरिका नहीं जा पाया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये सब खेल है, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है। हाँ, जो आपने दूसरों के साथ कभी अगर हिंसा करी हुई है, जो आपने कहा कि किसी को कुछ कह दिया, तो ये रिएक्शन भी दिमाग का, ईगोइस्टिक दिमाग का खेल होता है कि एकदम रिएक्ट करता है। और जब आप नॉन ईगोइक मूड में होते हो तो आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये हमको एक मैच्योरिटी में सीखना है कि कैसे हम रिएक्शन से रिस्पॉन्डिंग में जाएं। दोनों में अंतर समय का है, पॉज का है, पावर ऑफ पॉज। अगेन एकार्ट टोल कहते हैं इसको पावर ऑफ पॉज, कि एक सेकंड सोच के एकदम से नहीं बोल देना है, अच्छा जाओ कल से मैं भी तुम्हारा दोस्त नहीं कर, ऐसा 2 मिनट रुक जाओ यार, बुद्धू बन जाओ, आप 2 मिनट बुद्धू बन जाओ, चलो ठीक है हम देखते हैं, थोड़ी देर में आवाज सोचते हैं क्या करना है। तो ये रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में आना भी एक तरह की मैच्योरिटी है। मुझे लगता है मैच्योरिटी की एक डेफिनेशन यही है कि कैसे आप अप्रिय चीजें सुने और बोले प्रिय तरीके से, अप्रिय चीजों को प्रिय तरीके से कैसे कहा जाए और कैसे सुना जाए, ये एक तरह की एक डेफिनेशन हो सकती है मैच्योरिटी की, और हमको लगता है ये सीखना चाहिए। तो पास्ट से लगातार गिल्ट में तो नहीं जाना है, बिटर नहीं होना है, बेटर होना है। तो हम ये आज से अपना एक बना लें कि हम बिटर नहीं होंगे, हम बेटर होंगे, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। पर ये जरूर है कि मैं आगे हिंसा ना करूं। देखिए अहिंसक होना तो जरूरी है, और अहिंसक होने के लिए मौन में जाना जरूरी है बीच बीच में। आपको क्या लगता है कि हमारे कोई भी क्रिया करने से या बोलने से हिंसा की संभावना ज्यादा है, किसी को हेल्प करने की या क्रिएट करने की संभावना कम है? ये हमको इस चीज का एहसास होना चाहिए। रियली आई एम टेलिंग। और डीप में जाओगे तो आप इसी पे जाओगे। देखो दो चीजें, हिंसा का अपोजिट क्या बनाए, मतलब पहले तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हिंसा? इन माय ओपिनियन नहीं, अहिंसा नहीं है। हिंसा का अपोजिट है क्रिएशन, क्रिएटिविटी। एक तरफ तोड़ा, एक तरफ बनाया। अहिंसा तो बीच की स्टेज होगी ना। हिंसक होना आवश्यक नहीं है, क्रिएट भी तो करो, क्योंकि हिंसा तो भी कर रहे हो ना बहुत बार, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। या तो सारे समय अहिंसक रहे तो ठीक है, पर हिंसा तो कर चुके हैं बहुत सारी, तो अब कहीं ना कहीं क्रिएट करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन संभावना यह है कि जब भी मैं बोल रहा होता हूं या कुछ कर रहा होता हूं, तो संभावना इस चीज की कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं बहुत कम है, और इस चीज की कि मैं हिंसा कर रहा हूं बहुत ज्यादा है, या तो व्यक्तियों की या प्रकृति की। अगर इस चीज की जागरूकता में आ जाए ना, तो हम में से बहुत लोग बाग बहुत कम बोलना शुरू कर देंगे और बहुत कम करना शुरू कर देंगे चीजें। अगर इस चीज की पूरी जागरूकता हो जाए आदमी को कि आप व्यक्तियों की और प्रकृति की कैसा नाश कर रहे हैं, तो हमको इस चीज का थोड़ा थोड़ा तो रियलाइजेशन होना चाहिए। और जो भी हमने सीखा है, तो उसका एक तरीका यही है कि हम उससे बेटर बनने का प्रयास करें, और अब रिएक्ट ना करें, कम से कम अब रिएक्ट ना करो।
आपकी वाइफ ने कुछ कह दिया, आपकी बीवी ने कुछ कह दिया, आपके बच्चे ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया, दोस्त ने, जूनियर स्टाफ ने, नौकर ने, एकदम से मत बोलो यार, थोड़ी देर रुक के बोलो। जो रुक के बोलेगा ना तो ऐसा लगता है कि वो बुद्धू है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको लगता है कि मैं तुरंत बोल देता हूँ। और मुझे लगता है कभी कभी बुद्धू होना ठीक है। Thank you, Dr. So, Saab. very well answered. It heals us. Thank you. Yes, thank you so much. And this is being answered. ये सब जो चीजें हैं, we are getting answer from the world-renowned cardiologists. So we can imagine that how important it is. और इसके बाद भी हम इसको नकारें या एक्सेप्ट ना करें तो हम क्या हैं, ये हमें खुद ही समझना होगा. So I think it has been a very, very enlightening and awakening discussion today. And Dr. Saab, we are very, very thankful and grateful to you. Any other, Dr. Saab, आप कुछ last message या नहीं, लास्ट यही है कि कम चीजों में खुश रहने का प्रयास करें, घर को डिक्लटर करें, घर में से अनावश्यक चीजें को जिंदगी से, अपने मन से और अपने घरों से निकालें, कम से कम रखें, डिक्लटर करें अपने घरों को, बहुत कम सामान रखें अपने घरों में. अब एक बना लें कि हर संडे को, कल संडे है, 1 घंटा जरूर घर की फालतू चीजों को बाहर निकालने का प्रयास करें और कम चीजों में प्रसन्न रहने का प्रयास करें. सिंपल लिविंग से ज्यादा बेहतर कोई और मुझे लगता है आध्यात्मिक तरीका नहीं हो सकता है अहिंसक जीवन का. Right. Thank you so much. और this is the root for a good health also, you know, because health ही हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा है आज का. तो नहीं है, हेल्थ सबसे बड़ा एजेंडा नहीं है. ये मैंने शुरू में कहा, शरीर नश्वर है, हेल्थ एजेंडा है, इम्पोर्टेंट है, परिवार भी इम्पोर्टेंट है, नाम भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है. बहुत बड़ा एजेंडा एक ही है कि मन की शांति नहीं खोना है, हिंसक नहीं होना है. राइट. एजेंडा मतलब ये हम उस पे ग्रेजुएट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ये था. इसके साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है कि अच्छी हेल्थ भी अपने आप आ जाएगी. Exactly. Right. Yes. Very. Thank you so much. And we had a wonderful session today. और हमारे कुछ वेरांडा वाले, because वेरांडा believes, you know, मैं भी रोज रात को जब हम लोग 9:30 से 10:30 हम लोग 1 साल से जैमिंग सेशन कर रहे हैं, और जब हम सोते हैं बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि गाने सुनते हैं, और उस टाइम ना उसके बाद जो नींद आती है इतनी सुकून वाली आती है. एंड माय हेल्थ हैज स्टार्टेड गेटिंग बेटर, एंड आई एम श्योर बहुत सारे वेरांडा वालों को भी इसका फायदा हुआ है. सो थैंक यू डॉक्टर रावत. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, कुछ गाने हैं जो वेरांडा के लोगों ने तैयार किए हैं ऑन द सब्जेक्ट, so we would like to hear them. I would start with, and I will also keep listening, but I am stopping my video now. Thank you so much and wish you all the very best. Thank you very much. Thank you Madhu Mukesh ji, thank you everybody else. Best wishes, sir. Thank you so Best much. wishes to you. Have a nice day. Thank you. So I will request who is ready. Ruby ji, आप ready हैं? Okay. We can have few songs जो कि आज हमको कनेक्ट करेंगे प्रेजेंट से, पल से. और we have उत्तम जी, रूबी जी, and we have a young boy श्रेयान जो एक पहले अपन मधु मुकेश जी से सुने. हाँ, मधु मुकेश जी, हाँ. एक बार रूबी जी से पहले सुन लेते हैं, फिर हम लोग मधु मुकेश जी और उत्तम जी से भी सुनेंगे. बिल्कुल. ओवर टू रूबी जी. अच्छा, 1 मिनट रूबी जी, वो वाला गाना आई थिंक हम लोग लास्ट में रखते हैं, है ना? आप आज जाने की जिद ना करें. हाँ, लास्ट में रखना है. हाँ. अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि वो लास्ट के लिए ही ज्यादा ठीक है. सो आई विल रिक्वेस्ट उत्तम जी. या हाँ. थैंक यू अनिला जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन. तो आज के इस टॉपिक के हिसाब से एक बहुत सुंदर गाना आज अनिला जी ने मुझे प्रपोज किया कि आई शुड सिंग दिस सॉन्ग, एंड मैं ये गाना गा रहा हूँ. स्वागत है उत्तम जी. गॉड ब्लेस. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो,
जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल। और इस सेशन का असर ये हुआ कि मैं इस गाने को और ज्यादा फील कर रही थी। आई वाज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग इट। सो बहुत इम्पैक्ट हुआ है डॉक्टर रावत के सेशन का। थैंक यू। एंड नाउ श्रेयान, आर यू देयर? हेलो श्रेयान। या हाय श्रेयान। यस। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने आज राग भीम पलासी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। All the best.
थैंक यू सो मच। और ये श्रेयान जयेश गुरु जी का ही शिष्य है, बहुत सुंदर श्रेयान, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। और म्यूजिक तो कितना हील करता है, और म्यूजिक हम लोग सभी जानते हैं, क्लासिकल म्यूजिक स्पेशली आई थिंक हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और हम लोगों को जितना ज्यादा हम लोग भी अभी सीख सकते हैं। So that's the whole thought of including this piece in today's show. So I would now request मधु जी है, मधु धानुका है, उसके बाद मधु मुकेश जी एंड रूबी जी देन। सो मधु जी, आप क्या गा रही हैं? अनम्यूट करें मधु जी, अनम्यूट करें। मैं गाइड फिल्म का गा रही हूँ, कांटों से खींच के आंचल। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक ही स्टैंजा गाना है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल हो, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल हो, कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। हे हा हा, आने वाला पल, जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल ये जो जाने वाला है, हो आने वाला पल, जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुश पास में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल ये जो जाने वाला है, हो आने वाला कल, जाने वाला है, आने वाला कल, जाने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी। और कैन आई रिक्वेस्ट रूबी जी? नमस्ते। नमस्ते रूबी जी। या बहुत सुंदर गजल है, गौर फरमाए। हाय मरे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे,
ऐसी बातें किया ना करो, जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर हमें जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा राज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। Amazing, बहुत beautiful, सुंदर गाया, lovely, बहुत बढ़िया। lovely, और so बहुत true। प्यारा। ये गजल बहुत कितनी सुंदर। सुंदर है, वक्त की कैद में जिंदगी है अच्छा मगर। बहुत अच्छा मीनिंग। So बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, and it यमन राग reflects। के ऊपर है ना, तीव्रमा लगता है तो ब्यूटी हो जाता है गाना का। Yes. यमन राग के ऊपर है। तो जैसे डॉक्टर ने बताया था, मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लगी हूँ अब ना। मैं बस एक ही चीज करती हूँ, जैसे कहीं जाना होता है, कहीं गाना सुनने जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ वहां जाके यार मैं किस लिए आई थी, तो मैं बोलती हूँ गाना सुनने आई थी, तो मैं गाना सुनने में ज्यादा ध्यान देती हूँ। या कहीं डांस करने जाना होता है तो मैं सोचती हूँ किस लिए आई हूँ। तो आई थिंक आई आंसर इट through this to be in the moment anyways। और हम चलते हैं मधु मुकेश जी के पास for the last and final song of the evening। जहाँ से शुरुआत की वहीं से ही हमको आज की शाम को ले जाना चाहिए। So thank you मधु मुकेश जी। मैं एक स्टेंजा गाऊं या दो अंतरे गाऊं? दो अंतरे हैं गाने के, छोटे छोटे। हाँ ठीक, जो आपकी इच्छा हो।
मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। Thank you so much. बहुत सुंदर। So thank you very much. मुकेश जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत मजा आ जाती है सुनने में। Hello, have you stopped live? थैंक यू सो मच।